शिक्षा से लेकर खेलकूद के मैदान तक और आसमान तक। लेकिन अब महिलाएं राजनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं, बहुत बड़ी भूमिका में है। महिलाओं को नेता बनाने वाला कानून तो सदन से पास हो चुका है, लेकिन एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक महिलाएं अपना नेता और अपनी सरकार चुनने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जिसका सीधा असर भारत की राजनीति पर दिख रहा है, भारत के राजनीतिक पार्टियों पर दिख रहा है और फायदा बीजेपी को होता दिख रहा है। और इसलिए कहा जा रहा है कि आधी आबादी के आशीर्वाद से 400 पार कर जाएंगे इस बार पीएम मोदी। इस खबर की हकीकत आपको बताएंगे, इस खबर की डिटेल में भी हम जाएंगे। ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। और 21 सितंबर को हम सब ने एक नया इतिहास बनते देखा। जिस रिपोर्ट की चर्चा हो रही है उसे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया, जिसके मुताबिक सालों के संघर्ष के बाद महिलाएं इतनी मजबूत हो गई हैं कि अब सत्ता हटाने और सत्ता पर किसी को बनाने की कुंजी भी उनके पास आ गई है। खासकर पिछले 10 साल के आंकड़े बताते हैं कि चुनाव में महिला वोटर्स की ताकत और संख्या दोनों बढ़ी है और इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों में साफ नजर आता है। और अब लोकसभा चुनाव में भी इसके बहुत मजबूत आसार हैं, क्योंकि आने वाले चुनाव में महिला वोटर्स की संख्या में और ज्यादा इजाफा होने वाला है और इसका एक बेहद दिलचस्प आंकड़ा सामने आया है। आइए जल्दी से आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जल्दी से आंकड़े लेकर आइए। ये देखिए आंकड़े आपके सामने। राजनीति में महिलाओं की ताकत में साल दर साल इजाफा होता जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव तक देश के कुल वोटर्स की संख्या में 49% महिला हो जाएंगी, यानी कि पूरी की पूरी 50% की भागीदारी। वोटिंग पैटर्न से भी साफ है कि 2029 तक कुल वोटर की संख्या में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की संख्या होगी, यानी कि 2019 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, इसलिए इस साल का महत्व बहुत बढ़ जाता है। और इसलिए चुनाव से पहले जारी होने वाले मैनिफेस्टो या चुनाव के बाद बनने वाली सरकार की स्कीम में महिलाओं को तरजीह दी जा रही है, बड़ी जगह दी जा रही है, जिसकी बड़ी वजह है महिला वोटर्स के बढ़ते आंकड़े जो उनके पक्ष में जाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जल्दी से आंकड़े लेकर आइए। 2014 में कुल वोटर्स की संख्या 55 करोड़ थी, तो 26 करोड़ इसमें महिला वोटर्स थी। 2019 में कुल वोटर्स की संख्या 62 करोड़ थी, तो 30 करोड़ महिला वोटर्स थी। 2024 में कुल वोटर्स की संख्या 68 करोड़ होगी, तो महिला वोटर्स की संख्या 33 करोड़ हो जाएगी। 2029 में कुल वोटर्स की संख्या 73 करोड़ हो जाएगी, जिनमें महिला वोटर्स की संख्या 37 करोड़ हो जाएगी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि 2029 में महिला वोटर्स की तादाद पुरुषों से ज्यादा हो जाएगी। एक बार फिर से आप आंकड़ों पर नजर डालिए। सिलसिलेवार तरीके से आंकड़े हमने आपके सामने रख दिए हैं 2009 से लेकर। ये 2009 के आंकड़े 14, 19, 24 और 29, यानी कि 15 साल के आंकड़ों में आप देखेंगे कुल वोटर्स में महिला वोटर्स की संख्या कितनी ज्यादा है। एक बार फिर से इस आंकड़ों को देखिए, इस आंकड़े से आपको पता चलेगा कि महिलाओं की ताकत भारतीय राजनीति में किस तरह से बढ़ रही है। अभी फिलहाल हम 2024 पर फोकस करते हैं, यानी 2024 के आंकड़ों पर, और इसी से जुड़ी राजनीति की बात भी आपको बताते हैं। ये देखिए 2024 के आंकड़े, 68 करोड़ कुल वोटर में 33 करोड़ की भागीदारी। और अगर आप इस आधी आबादी में आधे वोट भी बीजेपी को मिल गए तो समझ लीजिए कि बीजेपी का 24 में बड़ा काम हो जाएगा। बीजेपी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी और विरोधियों का बड़ा गेम हो जाएगा, और इसकी पूरी पूरी उम्मीद भी है। बीजेपी की रणनीति और राजनीति को देखकर लगता है कि महिलाओं के भीतर बीजेपी के लिए जोश और जश्न भी है, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी के संबंध में जितना बताया जाए नारियों के संबंध में उतना कम है। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। महिलाओं के बीच जश्न और उत्साह की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो महिला आरक्षण विधेयक पास होने के बाद की है। इस विधेयक को अब कानून की शक्ल दी जा चुकी है और इसे ऐतिहासिक बताया गया, जिसने दशकों से की जा रही महिलाओं की मांग को पूरा कर दिया।
इससे आधी आबादी को एक बड़ा अधिकार मिल गया और इसका पूरा का पूरा श्रेय बीजेपी की मोदी सरकार ले गई। संसद के बाहर भी और संसद के भीतर भी बिल पास होने के दिन संसद के भीतर का पीएम मोदी का वो बयान आपको सुनवाते हैं। महिलाओं को अधिकार देने का, महिलाओं की शक्ति का उपयोग करने का वो काम, शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। महिला आरक्षण वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी गई है। आज 19 सितंबर की ये तारीख इसीलिए इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहे हैं। 22 सितंबर का वो ऐतिहासिक दिन था जब महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो गया था और उसी दिन मोदी बीजेपी के ऑफिस पहुंचे तो वहां जश्न जैसा माहौल था। बीजेपी की महिला सांसद, नेता, कार्यकर्ता सब मौजूद थी, जहां मोदी का भव्य स्वागत किया गया था। नाच गाने का पूरा इंतजाम था। यहां भी पीएम मोदी जब मंच पर पहुंचे तो महिला आरक्षण बिल के सहारे देश भर की महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। और इसके बाद क्या हुआ, नतीजे आपके सामने। इसके बाद तो बीजेपी ने तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में इसका भरपूर फायदा उठाया। पीएम जहां भी रैली करने जाते, सभा स्थल में उनकी एंट्री का नया स्टाइल डिजाइन किया गया। देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में जीप में, खुले जीप में, ओपन जीप में चल रहे हैं तो दोनों ओर महिलाओं की कतार देखी जा सकती है। महिलाओं की भागीदारी इस किसी भी रैली में आप जहां प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर साफ तौर पर नजर आ रही थी। खुली गाड़ी में रैली के पंडाल में पहुंचते और दोनों ओर महिला कार्यकर्ता खड़ी होती। दोनों तरफ से प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश कराई गई। प्रधानमंत्री महिला कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए मंच पर पहुंचते और ऐसी तस्वीरें 3 राज्यों में चुनावी सभा में लगातार नजर आई, जिसके जरिए बीजेपी रैली ही नहीं, घर में बैठी महिलाओं तक ये संदेश देने में कामयाब रही कि मोदी हैं तो महिला आरक्षण मुमकिन हुआ है। शायद ये वो बड़ा फैक्टर भी हो सकता है जिसे कांग्रेस दरकिनार करके चल रही थी और शायद महिलाओं के बूते ही बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल करके 3 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब हुई, क्योंकि बीजेपी ने महिला आरक्षण बिल का भरपूर प्रचार किया। न सिर्फ बड़ी बड़ी रैलियों के जरिए बल्कि मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री ने छोटे से गांव में पहुंचकर महिलाओं के साथ पंचायत भी की, आदिवासी महिलाओं के साथ चर्चा भी की। किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। लेकिन सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में लाडली योजना ने भी एक बड़ी भूमिका निभाई, बड़ा रोल प्ले किया। एसबीआई की नई रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश सरकार की लाडली योजना का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि इसकी बदौलत बीजेपी को 30 से 35 सीटों पर जीत मिली, यानी इसका बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। इसलिए महिला सशक्तिकरण पर जोर है और महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाने की होड़ मची हुई है। लेकिन महिलाएं सिर्फ वोट बैंक नहीं है, योजनाओं के जरिए उनकी तरक्की से देश की तरक्की को नई रफ्तार मिल रही है। सरकारी योजनाओं में भी महिलाओं की हिस्सेदारी कितनी है, इसका आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। जल्दी से आंकड़ा लेकर आइए, योजनाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी देखते हैं। आइए, स्टैंड अप इंडिया में 81%, मुद्रा लोन में 68%, जनधन खाता में 56% की भागीदारी। यह बताती है कि महिलाओं की हिस्सेदारी देश की तरक्की में किस तरह से बढ़ रही है। अब दोबारा से एसबीआई की रिपोर्ट के उस आंकड़े को एक बार फिर देखिए, जिसके मुताबिक 2024 में
33 करोड़ महिला वोटरें होंगी। और 33 करोड़ का मतलब क्या है, क्यों यह बीजेपी के लिए फायदेमंद है? अब जरा अंदाजा लगाइए, 68 करोड़ वोटर्स में से 2024 में 33 करोड़ वोटर महिलाएं, इसका अगर आधा कर देंगे आप तो 16.5 करोड़ वोट होते हैं। तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस तरह से फायदेमंद होने वाला है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब 282 सीटें मिली थी तो कुल 17.16 करोड़ वोट मिले थे, लेकिन 2019 में 22 करोड़ 90 लाख वोट मिले थे, यानी कि करीब 33% का इजाफा हुआ था। और अनुमान लगाइए कि जब करीब 23 करोड़ वोट मिलने पर बीजेपी को 303 सीटें आई तो 33 करोड़ महिलाओं का अगर साथ मिलेगा तो फिर बीजेपी की जीत का आंकड़ा क्या होगा? अगर आधा भी लगा लीजिए, 16.5 करोड़ लगा लीजिए जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, तो फिर बीजेपी को 400 के पार जाने में कोई नहीं रोक पाएगा। सीधा सीधा कैलकुलेशन है। महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं, यह बात साफ है और यह बात नतीजों में दिख रहा है। और महिलाएं बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रही हैं। यह आंकड़े बता रहे हैं जैसे पिछले 5 सालों में कुल 23 राज्यों में चुनाव हुए हैं, जहां 18 राज्यों में महिला वोटर की संख्या पुरुषों से ज्यादा रही है। और इसलिए एक वजह यह भी है कि पीएम मोदी बार बार महिला सशक्तिकरण पर जोर दे रहे हैं। 21वीं सदी के भारत के तेज विकास के लिए महिलाओं का तेज विकास, उनका सशक्तिकरण उतना ही जरूरी है। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। तो नारी शक्ति को पहचान रहे हैं पीएम मोदी और जानते हैं कि आगे की रणनीति में किस तरह से महिलाओं की भागीदारी पड़ने वाली है। यानी कि महिला सशक्तिकरण वाले इंजन में, इस थ्योरी में एक और इंजन जोड़ दीजिए, हिंदुत्व का इंजन। और बीजेपी के 400 पार के टारगेट की दूसरी रणनीति की बात, जिसमें 4 राज्यों पर सबसे ज्यादा फोकस है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? ये 4 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 3 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और 2019 के आंकड़े बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी का गढ़ रही है, जहां की 90 से 100% सीट तक लोकसभा की सीटें बीजेपी ने जीती। और इस बार बीजेपी का इन 4 राज्यों में 100% स्ट्राइक रेट का टारगेट है, यानी यूपी में 80 की 80 सीटें, एमपी में 28 नहीं सभी 29 सीटें और राजस्थान की सभी 25 सीटें बीजेपी जीतना चाहती है। यानी इन 4 राज्यों में ही 145 सीटें हैं। उसके बाद उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, असम और बंगाल जैसे राज्यों से सीटें जुड़ेंगी। तो बीजेपी के लिए 400 का टारगेट नामुमकिन नहीं दिख रहा है। ऊपर से विपक्ष का बिखराव भी है, इंडी गठबंधन में एकजुटता की कमी भी है और इसलिए बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। और इसके लिए बीजेपी का हर वो दांव सामने आ रहा है जो उसे सत्ता के ऊंचे शिखर पर पहुंचा सकता है। इसके लिए बीजेपी का फॉर्मूला फिक्स हो चुका है, जिसमें हिंदुत्व भी है, नारी शक्ति भी है, विकास भी है, जातीय समीकरण भी शामिल है। अब देखिए, इसमें नजर डालिए कि जातीय समीकरण किस तरह से है। सबसे पहले राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में दिया कुमारी डिप्टी सीएम है, राजपूत समाज से आती हैं। भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री है, ब्राह्मण समाज से आते हैं। और प्रेमचंद बैरवा डिप्टी सीएम है, जो एसटी शेड्यूल ट्राइब कास्ट से आते हैं। मध्य प्रदेश जल्दी से लेकर आइए। मध्य प्रदेश में कैसे इसको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। मध्य प्रदेश में जगदीश देवड़ा डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जो कि एससी कैटेगरी से आते हैं। मोहन यादव मुख्यमंत्री बनाए गए, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। और ठीक इस तरह राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, जो ब्राह्मण कास्ट से आते हैं। मध्य प्रदेश की अगर आप तस्वीर देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा यहां पर भी किस तरह से बैलेंस करने की कोशिश की गई है। अब छत्तीसगढ़ चलिए, जल्दी से छत्तीसगढ़ की तस्वीर लेकर आइए। छत्तीसगढ़ की इस तस्वीर पर नजर डालिए। अरुण साव डिप्टी सीएम है, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। विष्णुदेव साय मुख्यमंत्री है, एसटी कैटेगरी से आते हैं। और ठीक इसी तरह विजय शर्मा डिप्टी सीएम है, जो ब्राह्मण कैटेगरी से आते हैं। यानी कि तीनों राज्यों में स्ट्रैटेजी बिल्कुल क्लियर है, जातीय समीकरण का सटीक आकलन बिठाना। अब इन तीनों राज्यों में सीएम और डिप्टी सीएम चुनने में बीजेपी ने जो फैसला लिया, उसमें साफ संकेत लग रहा है कि तीनों कैटेगरी पर बीजेपी का फोकस है। सवर्ण, ओबीसी
और SC ST। ये तीनों ही बिरादरी में करोड़ों वोट हैं जो सीधे बीजेपी को फायदा 2024 में दे सकते हैं। यानी बीजेपी की रणनीति 2024 को लेकर बिल्कुल क्लियर है और इसकी प्लानिंग आज से नहीं, विधानसभा चुनाव से नहीं,